पूरे देश का मुद्दा है, वो है राम मंदिर चंदा चोरी का। आपने राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा सक्रिय भाग लिया, आपको प्रणाम। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं, या आपकी जिम्मेदारी थी और आपके खिलाफ FIR हो करके आपको जाना चाहिए जेल। जितना समय आप कह रहे हैं कि जांच में लंबा होता चला जाएगा, उतना केस कमजोर होता चला जाएगा। जी, कमजोर होता चला जाएगा। कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों को सजग करके बहुतों से बहुत सारी मुफीद जानकारी मिलती, जो आपको अब नहीं मिलेगी। चंपत राय जी के बारे में आपसे राय लेना चाहे तो क्या कहेंगे उनके नाम पर? नाम बिना लिए मैंने सब कुछ तो कह दिया है। आपने सिया और केतन अग्रवाल वाला केस सुना होगा, देखा होगा, उसको समझा होगा। NCRB का डेटा कहता है कि पिछले 1-2 वर्षों में शायद 972 केस पति की हत्या के आए हैं। ये एक भयावह स्थिति है। धनट परिवार है जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है, या फिर कोई नेता है, कोई अधिकारी है, वहाँ क्राइम होता है और एक आम आदमी पे क्राइम होता है। पुलिस का नजरिया क्या दोनों के लिए समान होता है? आपका सवाल बड़ा पेचीदा है। 2007 से 12 मायावती का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री थी। उनके लॉ एंड ऑर्डर की आज भी बात की जाती है कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। एक बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था, DG साहब या तो आप कर दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं बहन जी से कहने। तो हमने कहा फिर बहन जी से आप ही क्यों कहते, मैं खुद ही कह देता हूं, मैं फोन उठाता हूं। तुरंत उन्होंने हाथ पकड़, भाई साहब, सर DG साहब से भाई साहब ये मत कीजिए, आपसे ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। 2 हेलीकॉप्टर और 2 स्टेट प्लेन आपके डिस्पोजल, कहीं भी जाना है आपको, यूपी में कहीं वारदात होगी तुरंत कह दीजिए, फोन पे लगा दीजिए, हेलीकॉप्टर अगर आसपास करेगा तो प्लेन लगा दीजिए। अतीक अहमद के ऊपर तो अभी बुलडोजर चला है, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले मायावती ने उनके यहाँ बुलडोजर चलवा दिया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शाइस्ता परवीन को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई यूपी पुलिस? उनके भागने के रास्ते बहुत हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई। वक्त आएगा, निश्चित वक्त आएगा। इनका भी वक्त आएगा और मुख्तार की बेगम का भी वक्त आएगा। व्यक्तिगत तौर पर आप अखिलेश यादव को कैसे आंकते हैं? मुलाकात अगर होती है तो उनके शिष्टाचार, अच्छा, और उनके गुड मैनर्स की मैं प्रशंसा करूंगा। एक बार एक फ्लाइट पे उनकी बिटिया साथी चल रही थी, तो एक आदमी ने कहा कि ये सीट हमें चाहिए। उस बिटिया ने तुरंत सीट खाली कर दी। उस आदमी ने दोबारा कहा कि ये सीट हमें ठीक नहीं लगती, आप वापस आ जाइए। तो बिटिया बड़ी प्यारी बिटिया है ये तो हमारे बगल में कहते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? मैं तो नहीं जानता साहब, ये अखिलेश यादव जी की बेटी। हमने कहा जबरदस्त अपब्रिंगिंग, इस बच्ची के क्या संस्कार है। मेरे ऊपर उसी दौरान हत्या का मुकदमा लिखा गया था। अखिलेश जी ने छूटते ही कहा यह मुकदमा बिल्कुल फर्जी है। पुलिस का निशाना इतना सही हो गया है कि सीधे टांग पे गोली लगती है, चाहे रात के 2 बजे हो। गोली चल रही है तो मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि न्यूनतम को मैं तौलूं। मैं सीधे या तो तीसरे बटन पे या दोनों आग के बीच में मारूंगा। लोग जानना चाहते हैं रंगा बिल्ला के बारे में। फांसी ऐसे आतताइयों की एक सजा नहीं है। इनकी सजा और भी गहरी होनी चाहिए। इनको कहते हैं तिल तिल करके मारना चाहिए था। राजीव गांधी जी के साथ आपका बड़ा किस्सा है। राजीव गांधी साहब को खुद भी कार चलाने का बड़ा शौक था। प्राइम मिनिस्टर से मैं बात कर रहा हूँ, अब उनका तेवर एकदम से 7वें आसमान पर है। राजीव गांधी साहब ने गाड़ी वो जो स्टील कर रखी थी घुमाया, चो 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 करते हुए यू टर्न वहीं का वहीं ले करके टायर की घिसने जलने की आवाज आई। सर, मुखबिर कैसे काम करते हैं? मैं तो रिटायर हुए 13 साल हो गए, 40 साल पुराने मुखबिर से बात कर रहा हूँ आपकी। बस ठीक हो, तबीयत ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलो भाई, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। बाल गोपाल ठीक है बेटा? ठीक है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत खास होने जा रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं। हम विक्रम सिंह जी की बात कर रहे हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ दोबारा पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो पिछले पॉडकास्ट में छूट गई थी, जो बात करना हम चाह रहे थे, और इसीलिए एक बार फिर से हम उनके साथ आए हैं उनसे बात करने की और कुछ नया जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बड़ी कृपा कि आपने अपना बहुमूल्य समय पुनः दिया। थैंक यू सर। बहुमूल्य समय तो आपका है जो आप हमें दे देते हैं बार बार, और चूंकि इतना आपके पास ज्ञान है, इतनी लंबी चौड़ी सर्विस रही है, पता नहीं कितने लोगों से आप मिले हैं, कितने लोगों से आप जानते हैं, कितने लोगों को पर्सनली जानते हैं, तो वो बहुत कुछ जानना और समझना है हमें आपसे। सर, सबसे पहले हम बात जरूर करेंगे, समझना चाहेंगे, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है, वो है राम मंदिर चंदा चोरी का। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि घनघोर और घोर लापरवाही। आपका अगर काम है कथावाचक होना या राजनेता होना, आपको नमन है, आपको साधुवाद है, लेकिन सुरक्षा जो है ये अपने में एक विशेषज्ञ को देनी चाहिए थी।
अगर सुरक्षा के प्रकरण में तो आपने हीरा हवाला किया नहीं, जहां कमांडोज की जरूरत है वहां कमांडोज रखे। यहाँ क्या कारण है कि अगर आपके AI एनेबल्ड CCTV नेटवर्क है, पैसे का एक एक पाई का ऑडिट होना चाहिए था, कर्मचारियों की दिन में 3 बार तलाशी होनी चाहिए थी, वॉशरूम में पैसे नहीं जा सकते थे, और ये आपने सुनिश्चित करते, इसके SOP बनाते कि कोई आदमी 1 रुपया भी ले करके ना आएगा ना जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो वहीं से जाएगा जेल, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि जो भी पैसा है, ज्वेलरी आपके पास है, वो रिश्वत की है या उठाईगिरी की है। ऐसा आपने कुछ किया नहीं, और उसकी SOPs करने के लिए हम लोगों की जिंदगी बीत गई है। आप इसके विशेषज्ञ बुला लेते। हमारे यहाँ कभी कारतूस वगैरह गायब नहीं होता है, क्योंकि उसके विशेषज्ञ हम मालूम पड़ता है कि एकदम से आपकी तलाशी होगी, कार्रवाई होगी, और उसकी SOPs है। आज तो टेक्नोलॉजी आपको इतनी शक्ति दे देती है कि आप रोज का रोज ऑडिट कर दें। आप जितना माल आया है, जब मंदिर बंद होने के पूर्व है, आप तुरंत ये बता दें आज इतना कैश आया है, इतनी तथाकथित ज्वेलरी, चांदी और सोने की आई है। प्योरिटी आप नहीं पता लगा सकते हैं, वो तो बाद में जब जाएगी। आपने MMTC आई थी और 15 दिन रही वहां पे, आपने MMTC को क्यों वापस कर दिया और उसका विकल्प क्यों नहीं ढूंढा कि आपका सोना और चांदी कितनी प्योरिटी के है, सोना 18 कैरेट है या 24 कैरेट है, आपने वापस क्यों कर दिया? अगर आप देखें, एक एक ईंट करके लापरवाही हुई है, जिससे कि कोई बाहरी तत्व ना आए। जिन लोगों का चयन आपने किया, उनका सत्यापन किया या नहीं किया? मुझे बताया गया सत्यापन नहीं हुआ। जिन लोगों को कोई अनुभव नहीं था, जिस तरीके के लोग टिन्नू और इस तरीके के लोग आए, जिनका कि कोई बैकग्राउंड नहीं था सुरक्षा का या इस तरीके का, वो लोग सर्वे सर्वा हो गए, मठाधीश हो गए। एक शंकराचार्य थे, स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज, वो आए थे दर्शन में अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने निवेदन किया कि हमें दर्शन कर लेने दें, और जबकि इस राम जन्मभूमि आंदोलन में 40 साल जुड़े थे। ठीक बात। उन्होंने कहा नहीं, आप एक भक्त के साथ आ सकते हैं, तो वो दुखी मन से वापस चले गए बिना दर्शन किए। तब सवाल ये उठता है कि आप मनमाने तरीके से दर्शन और वहां पे कुंडली मार के आप बैठे। आपने अपना वर्चस्व वहां स्थापित किया, और सिक्योरिटी के नाम पर आपने जो एक तरीके से व्यवहारिकता के आधार पर आपने सुरक्षा सुनिश्चित की। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अभी तो ये बड़े परम पूज्य हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। मैं उसी पर आ रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो इनका पक्ष रख रहे हैं, जो जिन लोगों ने गड़बड़ी की है या फिर नहीं की है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन डिफेंड करने की कोशिश जरूर की जा रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ, आपने राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा सक्रिय भाग लिया, आपको प्रणाम। आप बड़े पवित्र हैं। आप सुबह 1.5 रोटी खाते हैं, शाम को रामदाने खिचड़ी खाते हैं। पुनः आपके सात्विकता को नमन। आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी सात्विकता को, सत्यनिष्ठा को प्रणाम। लेकिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इसका कोई स्थान नहीं है। आप लाख हों, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं, या आपकी जिम्मेदारी थी कि फूल प्रूफ और फेल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था आप नहीं करा पाए, तो जिम्मेदारी आपकी निर्धारित होगी, और आपके खिलाफ FIR हो करके आपको जाना चाहिए जेल, और बृहद इंट्रोगेशन होना चाहिए। सर, मुझे आपसे एक चीज़ समझनी है। इतना समय निकल गया है, लोग SIT की जांच पर भी कई लोग बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है। खैर ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस में कितना समय, अगर आप DGP होते या फिर आपके हाथ में ये जांच होती, तो कितने समय में आप ये सुलझा देते? पहला काम ये होता कि जितने ये टिन्नू मिन्नू और जितने भी जिनका हाथ, जिनकी मौजूदगी स्ट्रांग रूम में रहती थी, वो सब आ जाते पुलिस कस्टडी में। SIT तो बात की बात है। पहले FIR और FIR के दर्ज में ये सब नाम आ जाते, और उसके बाद सबका इंट्रोगेशन होता है। जो खूंखार इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जिसमें महिला, CA, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और ये तमाम लोग, उनको लगा करके आपका थॉरो इंट्रोगेशन राउंड द क्लॉक होता। पहले 24 घंटे तो इसमें, बाद में कोर्ट से परमिशन लेके FIR होने के बाद रिमांड वगैरह की कार्रवाई होती। क्योंकि हमारे मित्र राजनीति कहते हैं कि जल्दी क्या है। मगर जल्दी क्यों न हो। आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? चोरों की तरफ से बोल रहे हैं या जनता की तरफ से बोल रहे हैं? जल्दी अगर होगी तभी तत्परता के साथ बरामदगी होगी। विलंब होगा, बरामदगी खत्म हो जाएगी। आप तभी प्रॉपर्टी और कागजात को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, तभी आप पकड़ पाएंगे, अन्यथा कागज और साक्ष्य मिट जाएंगे। जितना समय आप कह रहे हैं कि जांच में लंबा होता चला जाएगा, उतना केस कमजोर होता चला जाएगा। जी, कमजोर होता चला जाएगा। तुरंत छापे, अभी तो मैंने शुरुआत में वार्म अप भी नहीं हुआ। पूछताछ एक तरफ, तलाशी एक तरफ, और संपर्क सूत्र, सबसे बड़े संपर्क सूत्र वहाँ के जो आपके चाय खोंचे पान वाले हैं, वो बता देंगे कल तक ये टूटे ही साइकिल चलाते थे हीरो, आज ये जो है SUV पे आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ प्लॉट लिया है।
कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों को सजग करके बहुतों से बहुत सारी मुफीद जानकारी मिलती जो आपको अब नहीं मिलेगी। अब आपको क्या लगता है कहाँ लूप होल है? ये जो कार्रवाई, जो बातें आप बता रहे हैं वो तो हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन नहीं हुई ना सर। तो लूप होल कहाँ है? लूप होल इसमें यह है कि पहली चीज आपने एसआईटी बनाई, अच्छी बात है, लेकिन एफआईआर पहले कर देते। एसआईटी का काम इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल कार्रवाई तभी होती है जब एफआईआर हो जाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एसआईटी तो प्रशासनिक है, अपना काम करेगी, शासन को आख्या देगी, आख्या शासन स्वीकार करे न करे ये शासन का लुकआउट है। एफआईआर में ऐसा नहीं है। एफआईआर जिस वक्त हो जाती है, विवेचक आता है, फिर उसकी स्क्रूटनी लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट सक्षम है उसकी समीक्षा करने में, इसलिए सोच समझ करके कार्रवाई होती है। आपने एसआईटी बनाई, उसमें मैं टिप्पणी यूं कर रहा हूं, आपके विकल्प था, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट होता अगर साथ ही साथ एफआईआर हो जाती, लेकिन नहीं हुई। अब समय का हुआ और एक डिफेंस में खड़े हो गए, ये बड़े पवित्र हैं। हाँ। ये बड़े, इनका जीवन जो है तपश्चर्या में रहा है। हाँ। इंग्लैंड में एक इसी तरीका का एक केस हुआ था और जब उनको सजा सुनाई गई तो सजा में जज ने यही कहा कि कल तक आप लॉर्ड थे, कल तक आप राइट ऑनरेबल थे, आज आप एक क्रिमिनल हो गए हैं और आपकी सारी टाइटल्स खत्म हो जाती हैं। ये टाइटल्स वगैरह अच्छी बात है, रखिए अपने पास। आपको जो जिम्मेदारी की थी उसके बारे में जरा चर्चा कर लें कि वो माल गया कैसे। और आपने जो पैसे 80 लाख रुपए बरामद किए अपने पास रखे, तब भी आपने एफआईआर नहीं की, तब भी एफआईआर करना जरूरी नहीं समझा। ये दूसरा कहते हैं टेम्पररी एम्बेजलमेंट, अमानत में खयानत। ठीक बात है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जज हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ऐसे कृत्य करता है उसके खिलाफ कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? ऐतिहासिक। वैसे तो हमारी कानून की किताबों में सबकी सजा निर्धारित है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते विश्वासघात करने वालों को ऐतिहासिक सजा मिलनी चाहिए। नंबर एक, ऐसे जितने भी हों, लाख पवित्र हों, लेकिन कर्तव्य के प्रति आप उदासीन थे और आपकी नाक के नीचे जो कुख्यात डाकू, जैसे मैं नाम लूं, वो भी पवित्र होंगे। इनको अगर मैं लूं, आपकी नाक के नीचे सुल्ताना मान सिंह, माधो सिंह कैसे पल रहे थे? और अगर पल रहे थे, या तो आप बिल्कुल ही नालायक हैं या मिले हुए हैं या दोनों हैं। इसलिए दोनों परिस्थितियों में आपको पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। केवल सर पद पे रहने की बात नहीं है ना, यहाँ तो पता नहीं कितने सनातनियों और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। ये तो मैंने कहा कि पहले डे 1 को हो जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन और बाद में प्रसाद तो बाद में आएगा। ये तो पहला कदम होना चाहिए था। आप क्यों बैठे हैं? आज बताया जाता है कि ट्रस्ट की बैठक बैठी है। जी। तो सवाल ये उठता है कि ट्रस्ट बड़ा है या भारत का कानून और संविधान बड़ा है? ट्रस्ट संविधान कानून से बड़ा नहीं है। ट्रस्ट को अधीन रहना पड़ेगा कानून संविधान के अंतर्गत। और आज कह दें कि ट्रस्ट के 3 सदस्यों की चूंकि तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आ पाए, इसलिए ट्रस्ट की बैठक 1 महीने बाद होगी। ऐसे ट्रस्ट को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। ट्रस्टी के दोबारा दर्शन मत दीजिएगा यहाँ पर। और एक सीईओ की नियुक्त होनी चाहिए। सर, जब भी ऐसे केसेस आते हैं, राम मंदिर का मुद्दा जैसे आया अभी, चंदा चोरी का, तो कुछ व्यक्तियों पर ही टारगेट करना चाहिए या फिर पूरी ट्रस्ट को लोग उस नज़र से देखने लगते हैं कि भाई मिली भगत नीचे से ऊपर तक है? बहुत सारे केसेस आपके पास आए हैं, आपने सुलझाए हैं। इस केस को देखकर क्या लगता है, उंगली किस पर उठनी चाहिए? जो भी धन के संबंध में जो उसकी व्यवस्था देख रहा था, प्रथम दृष्टया उसकी जो धन इकट्ठा कर रहा था, जो धन का आकलन कर रहा था, जिसका काम था ऑडिट करना, सुनिश्चित करना कि अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हो, प्राइमरी उसकी। और जो ट्रस्ट अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं कर सका था, लाख पवित्र और परम पूज्य हो, आपके रहने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जो आपने छवि धूमिल की है पूरी व्यवस्था की, अब कम से कम अब आपके रहने का कोई औचित्य नहीं है। चंपत राय जी के बारे में आपसे राय लेना चाहे तो क्या कहेंगे उनके नाम पर? नाम बिना लिए मैंने सब कुछ तो कह दिया है। मैंने कहा कोई अपवाद क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में नहीं होता है, कोई भी हो। जब मैं पूरे ट्रस्ट की बात कर रहा हूं जिसकी पूरी जिम्मेदारी हो, मैंने सांकेतिक रूप में कहा कि आपकी पवित्रता के बारे में अब आप हलफनामा मांग रहे हैं, तो हलफनामा देने की फिलहाल तो संभावना नहीं है। लेकिन जितने स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा, इस पे कोई अपवाद नहीं होता, चाहे माननीय श्री चंपत राय जी हो या कोई साहब हो। एक आखिरी में बस ये इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल और लूंगा, लापरवाही हुई है या नहीं हुई है जांच में? लापरवाही? हाँ। आप इसको लापरवाही कह रहे हैं? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसको लापरवाही नहीं कहते। इसको
ये क्रिमिनलिटी के हद तक आता है। और मैंने आपको 3 बार बताया कि आपने एक तो लापरवाही बरती, बिना वेरिफिकेशन के आपने आदमी एम्प्लॉय किए। आपने जिन आदमी को एम्प्लॉय किया उनसे आपकी नाक के नीचे वो संपत्तियां बना रहे हैं। ये क्रिमिनलिटी के साथ साथ बराबर की क्रिमिनलिटी है। और आगे बढ़िए, आपने पैसे बरामद किए 80 लाख जी, तो आपको किसने कह दिया कि आप रख लें? आप तुरंत FIR करा देते, आपने वो भी नहीं कराया। नहीं कराया। तो इसको भी और कहते तो ये सब संलिप्तता यही कहती है, ये टोटल क्रिमिनल एक्ट्स है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर, देश में एक और मुद्दा छाया हुआ है। आपने सिया और केतन अग्रवाल वाला केस सुना होगा, देखा होगा, उसको समझा होगा, और ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने नीले ड्रम की बात सुनी थी, देखी थी, सोनम रघुवंशी की बात सुनी थी, याद कर लीजिए, वो भी ऐसे ही था। आजकल शादी ब्याह ना हो गया, गुड्डे गुड़िया का खेल भी ज्यादा गंभीर होता है। तो सर, इन पूरे केसेस को कैसे देखते हैं? ये तो मतलब अब ये हमें लगता है कि ये हमने पहली बार देखा है, या फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसी खबरें जल्दी आ जाती हैं बाहर। आपके समय में भी जब आप ड्यूटी पर थे, सर्विस में थे, तब भी ऐसी खबरें आती थी। तो इनको कैसे समझे सर? ऐसे बड़े कम केसेस होते थे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की ही 99% नहीं, लगभग 100% उसी की शिकायतें आती थी। मेरे पूरे करियर में पति की हत्या का केवल एक ही केस आया था। आज NCRB का डेटा कहता है कि पिछले 1-2 वर्षों में शायद 972 केस पति की हत्या के आए हैं। ये एक भयावह स्थिति है। विवाह एक बहुत पवित्र संबंध है और जन्मों जन्मों के साथ की बात है। और इसमें अगर आप गंभीर नहीं हैं, विवाह के लिए आप तैयार नहीं हैं, आपके प्रेम संबंध है, कहीं और लगाव है, तो कृपा करके अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कम से कम विवाह में अब आप पदार्पण करने का कष्ट न करें, क्योंकि वो आपके लिए तो जो बुरा होगा है, नकारात्मक परिणाम होंगे ही, लेकिन जिसकी आप कर रहे हैं उसके साथ भी है। जैसे सोनम रघुवंशी मेघालय, वही चीज़, लगभग वही प्लॉट यहाँ लोहागढ़ में। जी बिल्कुल। आपकी जो है सिया गोयल, और आपने केतन के पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक बात है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आप ये तो कहिएगा पड़ोसी के कुत्ते के साथ भी वो हरकत नहीं करेंगे जो आपने केतन के साथ किया। आपने 1 करोड़ रुपया केतन से लिया। आपने इसके अलावा मद्यपान की शिकायतें, फिर जब आप कोर्ट जा रही थी तो आपने मिडिल फिंगर मीडिया को दिखाया। ये दिखाता है आपके दिमागी अहंकार, ठसक, अनुशासनहीनता को। और मैं ये भी कहूँगा, जिस प्रकार की आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, माता पिता को भी मैं दोषी मानता हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा संस्कार देने में माता पिता ने बहुत चूक की है। आप 2600 कॉल करती हैं चेतन को, 250 घंटे आप बात करती हैं, और अभी हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे। माता पिता अंधे हो गए थे, माता पिता देख नहीं रहे थे। माता पिता ये सोच रहे थे कि शायद केतन अग्रवाल बहुत अच्छी और संपन्न परिवार का है, तो वहां ब्याह दें तो शायद जिंदगी अच्छी कट जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगर वो दोषी हो तो फांसी हो जाए। माता पिता ने यही कहा है, अगर दोषी हो। अगर क्या शब्द है? अभी आपको कोई शक व शुबा है? दूसरी चीज, और अभी भी देखिए कि उसके यहाँ आना जाना और तमाम चीजों से बैकअप सपोर्ट वगैरह माता पिता कर रहे हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। माँ है, बाप है, शायद उनका दिल हो, लेकिन अगर जरा सा ये जो आपका मिसप्लेस्ड अफेक्शन है, अगर आप जरा कड़ाई से बात करते, और जब बिटिया ने आपकी ऐसी कोई हरकत की, मीडिया को आपने उंगली दिखाई, तो अब बाप कह रहे हैं कि नहीं, दरअसल उसकी उंगली दरवाजे से कार के दब गई थी, इसलिए उसने दिखाई कि मेरी उंगली में चोट लगी है। उंगली में मान लिया मैंने आपकी बात, शाश्वत सत्य है कि उंगली में चोट लगी थी, तो ये अधिकार कैसे दे कि उंगली इस तरह से दिखाई जाती है, एक फूहड़ इशारा करने के लिए। ठीक बात। आपने कहा कि मेरी बेटी ये थी, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सत्यापन की बात है, विवेचना की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। आप बियर पी रही हैं, नाच रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या पेरेंटल कंट्रोल है? 20 साल की लड़की अविवाहित, ठीक बात, क्लबिंग कर रही इस तरीके से। तो सवाल ये उठता है कि आपने अपनी मोहब्बत के लिए जो भी ताना बाना बुना, एक वीक माइंडेड बच्चा या लड़की जो कर सकती है, मैं कहता हूँ वीक माइंडेड, जिसको कहते हैं विदाउट रडर और पायलट, बिना किसी जिसके कोई भेदभाव, जीवन की कोई प्राथमिकता नहीं है, एक सस्ते बाजारू प्यार प्रेम संबंध में आकर के चेतन के आपने हत्या का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के साथ साथ आपने उसका रिहर्सल किया। रिहर्सल के साथ साथ आपने जाकर के 1 करोड़ का इंतजाम किया, और इसीलिए केतन ट्रस्टिंग था, मंगेतर, उसने दे भी दिया। अब माता पिता, केतन का परिवार तो खत्म हो गया। और इनके सिया का परिवार, और जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया, इसका व्यवहार, इसकी बातचीत और इसका बाद
कोई पश्चाताप दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि देखिए महिलाओं को लेकर तो बड़े कानून बने हैं और सख्त कानून बने हैं, लेकिन अब ये पुरुषों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है या फिर उनकी जाने जा रही है, आपको नहीं लगता कि अब डिमांड किसी और चीज़ की भी होनी चाहिए या फिर ज़रूरत किसी और चीज़ की है, इस वक्त किसी और कानून की भी ज़रूरत है? दो बातें मैं कहूँगा। अभी मैं एक बहुत बड़े समागम में गया था जहाँ बच्चे थे। अच्छा। औसत एज 20 से 28 साल। ठीक है। लड़कों ने भी पूछा, लड़कियों ने पूछा, ये बताइए क्या विवाह करना अनिवार्य है? आजकल के बच्चे ये पूछ रहे हैं। आजकल के बच्चे ये पूछते हैं क्या विवाह करना अनिवार्य है? अगर हम विवाह ना करना चाहे तो इसके मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ठीक बात है। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मैं क्या उत्तर दूं इसका? अगर 20 साल की बच्ची 20-25 साल का लड़का ये कह रहा है कि सर जो वातावरण विषाक्त तो हो चुका है समाज का, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूं, करना चाहता हूं, मैं क्या उत्तर दूं इसका? ईमानदारी का तो उत्तर यही कि बेटा बिना विवाह के अगर आप रहेंगी, क्या गारंटी है कि आप इतनी ही संतुष्ट और तृप्त रहेंगी? आज से 40 साल बाद मैं तो नहीं रहूंगा संसार में, लेकिन क्या जब आप 50 के होंगे या 60 के होंगे, क्या आप नहीं समझे कि जीवन में बहुत बड़ी गलती की, आपने परिवार को नहीं दिया? उनका सर अगर विवाह कर लेंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे साथ धक्का नहीं हो जाएगा लोहागढ़ में या किसी अन्य स्थान से? या पत्नी कह रही है कि लड़की कह रही है कि मेरे साथ दहेज हत्या ना हो जाए। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, लोगों की मांगे ज़्यादा होती हैं। पहले ये होता था, पहले विवाह और फिर एडजस्टमेंट। ठीक बात है। आजकल विवाह हो रहा है, लव मैरिज हो रही है, एडजस्टमेंट उसमें भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अरे तुम एक दूसरे से, लड़कों से मैं कहता हूँ तुम कौन से ऋतिक रोशन हो? औसत खानदान, औसत तनख्वाह, औसत तुम्हारी कदकाठी, औसत तुम्हारे लुक्स। बच्चियों से मैं कहता हूँ तुम कौन सी हीरोइन हो? ठीक बात है। औसत कदकाठी, औसत क्वालिफिकेशंस, औसत तुम्हारा पैकेज। एडजस्टमेंट के बिना तो आदमी अपने कुत्ते के साथ नहीं रह सकता है, वरना कुत्ता भी काट खाएगा। ठीक बात। जिनके पास पेट्स है वो समझ रहे होंगे, आप एक पेट भी रखते हैं, वो भी आपसे कुछ अपेक्षाएं करता है एडजस्टमेंट्स की। बिल्कुल। तो एडजस्ट करना सीखिए, मेरा परामर्श होगा, एडजस्ट करना सीखिए। रही कानून की बात नहीं, अब प्रोस्पेक्टिव जब विवाह हो, कुंडली मिलाए चाहे न मिला, मेरा इस पे कोई विरोध या समर्थन तो नहीं है, लेकिन ये बच्चों के मनोविज्ञान और उनसे मानसिक संतुलन और उनकी पुरानी फ्रेंडशिप्स के बारे में जरा जरूर पता लगा लीजिएगा और ये पूछ लीजिएगा अगर आपका अभी भी कहीं से कोई संबंध हो, कृपा करके अभी बता दीजिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, संबंध नहीं करेंगे। ठीक बात है। लेकिन वही था कि एक साहब और थे, बड़े अच्छे कवि थे, शादी के 40 साल बाद, 50 साल बाद, गोल्डन एनिवर्सरी की बात कही है, कविता पढ़ रहे हैं, उनकी पत्नी बगल में बैठी है, मेरे ऊपर जुल्म ऐसा हुआ, जा कहीं रहा था, मन कहीं था, भाव कहीं थे, माला कहीं पहना रहा था, अंतर तृप्त कहीं और थी। तो पहले ही तो एक बुजुर्ग, मैं खुद बता दूंगा, उनको कहा कि भाई साहब जरा बैठ जाइए। अच्छा। ये 51 साल बाद विवाह के बासी कड़ी में उबाल आना, इसका कोई औचित्य नहीं है। भाभी जी बगल में बैठी हैं, आपके नाती पोते भी बैठे हैं, और ये बेदिली का राग आप सुना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक बात आपको है। तभी कह देना चाहिए था कि मन कहीं था, जा कहीं रहे था। बेमौके की शहनाई आज आप बजा रहे हैं। ठीक बात है। ठीक बात। इसीलिए मेरे बच्चों को ये कि ये तो मैंने जो देखा था, आप पहले ही कह दीजिए कि मेरा संबंध यहाँ है, आप दूसरी जगह संतुष्ट नहीं रहेंगी, आप संबंध मत कीजिए। लेकिन संबंध कीजिए तो एक बार मान के चलिए, ये कुत्ता ही होता है जाके हर गली में दुम हिलाता हुआ लात टपकाता है। ये शरीफों से उम्मीद की जाती है संबंध हो जाएगा, तो ये आपके लिए ऑनरेबल होना जरूरी है कि आप उस संबंध को निभाएं। सर कोई भी ऐसा केस आता है देश में जब चर्चा चारों तरफ होती है, उसमें मीडिया ट्रायल भी बहुत होता है। आप मीडिया ट्रायल को कैसे देखते हैं? कई बार कहते हैं कि भाई बहुत खतरनाक है, कई बार कहते हैं कि ठीक है न्यूज़ का काम ही है दिखाना। आपकी नज़र में इसको कैसे देखते हैं आप? भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जिसको आप मीडिया ट्रायल या कुछ लोग निहित स्वार्थ कहते हैं मीडिया ट्रायल, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। वो तथ्य पता लगा करके रख देंगे सामने, चाहे पोर्शे एक्सीडेंट केस हो या तमाम ऐसे केसेस हों जो पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही थी, या कर पा रही थी तो निहित स्वार्थ और भ्रष्टाचार के चलते वो तह तक नहीं जा पा रहे थे। इसलिए ये जरूरी है। और लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल, हाँ, क्या आप हमें बोलने भी नहीं देंगे? और अगर हम सवाल इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं, सिया को ही ले लीजिए, आप इसने भी मीडिया ट्रायल, आपने वहाँ जो सोनम रघुवंशी वहाँ भी आया था मीडिया ट्रायल। सवाल ये उठता अगर इतना प्रेशर नहीं पड़ता इन सब के ऊपर तो पुलिस वो तत्परता नहीं दिखाती जो आज दिखा रही है, चाहे पोर्शे केस हो, चाहे सोनम रघुवंशी हो, चाहे सिया गोयल केस हो। जिसको आप मीडिया ट्रायल जो लोग कहते हैं, वो ये नहीं कहते मीडिया का काम ही सवाल उठाना है,
ठीक बात और है। अगर आपके अंदर कोई पाप बोध नहीं है तो कृपा करके स्पष्ट उत्तर भी दे दीजिए। सर देखिए, क्राइम तो होता है समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो धड़े हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई धनट परिवार है जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है, या फिर कोई नेता है, कोई अधिकारी है, वहाँ क्राइम होता है, और एक आम आदमी पे क्राइम होता है, एक रिक्शे वाले के खिलाफ भी क्राइम होता है। पुलिस का नज़रिया क्या दोनों के लिए समान होता है? आपका सवाल बड़ा पेचीदा है। सही जवाब तो ये है, सही जवाब तो यही है, जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। समझ रहे हैं आप? अब अगर मान लीजिए नोएडा में एमपी के यहाँ चोरी अगर हो जाए, या मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ चोरी हो जाए, या मान लीजिए मैं आपकी बात करता हूँ, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो आप क्या समझते हैं रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया वैसी ही रहेगी? आप खुद पूछ लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और आपके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही है ऐसी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स नहीं होगी। और केवल यूपी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया का मैं बता रहा हूँ आपको। और चूंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर बराबर है, सबके बराबर के संवैधानिक अधिकार है। तत्परता के साथ, शिष्टता के साथ, शिष्टाचार के साथ पूरी ताकत झोंक करके अपराध का अनावरण और बाल मुलजिम का पता लगाना, यही तो पुलिस का उत्तरदायित्व है। लेकिन एक केस में मालूम पड़ेगा आपको कि जैसे पूरी ताकत आ जाएगी, हाँ, और दूसरे केस में मालूम पड़ेगा ठीक है, ऐसे केस आते हैं जाते हैं, और ठंडे बस्ते में अगर वो दोबारा तिबारा चला गया, कोई मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी वाला या कहीं और वाला, तो शायद अगर कोई कर्तव्य बोध या कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी है तो शायद गंभीरता पूर्वक कर ले। लेकिन इसमें संतोषजनक बात यह कि वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस के हैं वो प्रशिक्षित हैं, संस्कारवान हैं। वो इस तरफ ध्यान देते हैं कि प्रत्येक केस का सही निस्तारण हो, गुण दोष साक्ष्य के आधार पर हो। और अगर जनता, क्योंकि जनता ही के टैक्स से ही तनख्वाहें आ रही हैं, चाहे डीजी हो चाहे सिपाही हो, सबकी तनख्वाहें वहीं से आ रही हैं। अगर वही संतुष्ट नहीं है तो ये मान के चलिए अंततोगत्वा आप कहीं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है। नेताओं का कुत्ता तक खो जाता है तो सर पूरी फोर्स लग जाती है। ऐसा शायद यूपी में एक केस आया। हाँ, रामपुर के केस की आप बात कर रहे हैं, और इसकी तो बात होती है, ये तो एक नेता एक जिले की बात है, लेकिन ये हर जिले की हर नेता की बात है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल आपने देखे हैं। आप जिन मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान डीजीपी रहे हैं, सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं। 2007 से 12 मायावती का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री थी। उनके लॉ एंड ऑर्डर की आज भी बात की जाती है कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप थोड़ा कुछ अगर बताना चाहें, चूँकि आपने काम किया है उस दौरान, उस कार्यकाल में, कि कैसी थी वो सरकार और क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे आपको उस समय? पहले 2007 के पहले की जो व्यवस्था थी, जिसको कहा जाता था जंगल राज जी, और महानायक आ करके इश्तिहार देते थे, यूपी में है दम क्योंकि यहाँ जुर्म है कम। याद कीजिए आप जी, इतने, शायद मैं समझता हूँ कि आप भी इतने होश आपका तब रहा होगा बिल्कुल, कि महानायक के जिस देखिए टीवी खोलिए, अखबार खोलिए, यूपी में है दम। आपके जरूर है, यूपी बिल्कुल था बेदम, क्योंकि यहाँ थे जुर्म आसमान छूने वाले। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं था, FIR नहीं हो रही थी। तो जब मेरी बात आई डीजीपी बनने की, तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं भारत सरकार में शाहजहां रोड पे कोठी मिली हुई है, मैं सेटल्ड यहाँ पर बड़े आराम से, और समझ सकते हैं नई दिल्ली की पोस्टिंग, हाँ, ठीक बात है। CISF में आपको कोठी मिली, आप सेटल हो, आप क्यों जाएंगे यूपी में, ये जानते हुए कि आप फेल हो जाएंगे? तो ये मैंने जाके खुद ही कहा आदरणीय सम्मानीय मायावती जी से कि देखिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? कि मैं हो जाऊंगा फेल। क्यों? पोस्टिंग ट्रांसफर मेरे हिसाब से होगी नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप खूब जम के होगा, मैं ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकता हूँ। उनका एक वन लाइनर था। क्या वन लाइनर था? विश्वास रखो, तुम जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका फिर ठीक है, अगर 90% पोस्टिंग हमारे हिसाब से होगी, 10% में आपकी अनिवार्यता समझ सकता हूँ, राजनीतिक आपकी भी, वो आप जरूर करें। और ये उन्होंने मुझे पूरा अवसर दिया। मायावती जी ने कहा? हाँ, पूरा अवसर ही नहीं दिया, यहाँ तक आप पूछ लीजिए, आप तो यूपी जाते आते हैं, लोग मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहने लगे थे। यानी ये था, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते थे मेरे दफ्तर, मुझे बुलाते नहीं थे, PA से पूछ के आते थे कि आज साहब का मूड कैसा है, तो कहते थे आप आइए, मूड बिल्कुल ठीक है। एक बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था कि DG साहब या तो आप कर दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बहन जी से कहने। तो हमने कहा फिर बहन जी से आप ही क्यों कहते? मैं खुद ही कह देता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ। तुरंत उन्होंने हाथ पकड़, भाई साहब, सर DG साहब से भाई साहब ये मत कीजिए,
मेरी नौकरी ही चली जाएगी। आपसे ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। ये अथॉरिटी थी, आप जिसको चाहें बंद कर दें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमाकांत यादव था, अरेस्ट करके हजरतगंज थाने भेजा। मित्र सेन यादव मिनिस्टर थे, उनको जेल भेजा। एक एमएलए जिसने कि मतलब एक इंजीनियर को कूट कूट के मार दिया था औरैया में, न सिर्फ जेल भेजा बल्कि कन्विक्शन कराया उसका हत्या में। फ्री हैंड, ऐसा फ्री हैंड तो मैंने अपने करियर में नहीं देखा। मैं 74 बैच का हूँ और क्राइम को लेकर के, क्राइम क्रिमिनल्स के ऊपर रौद, जितना रौद उससे ज्यादा प्रोत्साहन और एनकरेजमेंट मिलता था मायावती जी से। रिजल्ट आपके सामने है। हमने कहा कि पहले एफआईआर नहीं होती थी, हम चाहते हैं हर जिले में एफआईआर काउंटर खोल दें कि जिसके पिछले 5 साल में एफआईआर नहीं हुई तो एफआईआर लिखवा दीजिए उनका, तब तो अपराध आंकड़ों में तो बहुत बढ़ जाएगा। एक बार बढ़ जाने दीजिए, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको आ जाने। ठीक बात है, ठीक। तो सबने एफआईआर लिखाई, हजारों में चोरी डकैती वगैरह क्या क्या। उसमें भी आजम खान सदन ने कहा मेरे ऊपर इतने मुकदमे लिख दिए गए, क्यों लिख दिए गए, और भी तमाम लोगों ने कहा, लेकिन कहा इसकी विवेचना होगी, ऐसा नहीं है। और उसके बाद ऐसा फिर हमने कहा कि ऐसे केसेस हर जिले में, हर स्टेट में होते हैं जिसको कोई अंधेरी कोठरी में रखते हैं और जिसके ताला कभी नहीं खुलता, दिवाली होली में भी नहीं खुलता है। ऐसे केसेस लाके मेरी मेज पे रख दीजिए, उनका निस्तारण मैं करूँगा। जैसे एक मंत्री जी हैं जी, उन्होंने एक एसपी को थप्पड़ मार दिया। जैसे युवा नेता किसी पार्टी के हैं, एक डिप्टी एसपी को गाड़ी के बॉनेट पे बैठा करके पूरे लखनऊ घुमाया। ये फाइल अब मेरी मेज पे रहेंगी, इनका इलाज जब तक मैं नहीं कर लूंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं बैठूंगा। आप रिटायर भी होने वाले थे? हाँ, रिटायर, डीजी तो रहता ही है। डीजी का टेन्योर 1 साल कहते हैं क्रिकेट में सेंचुरी, और डीजीपी का 1 साल। मैं 2 साल से ऊपर रहा, 2.25 साल या 2.5 साल रहा। तो बहुत मौका भी मिला सेवा का, और फ्री हैंड से काम भी किया। फ्री हैंड थे, चाहे सहवाग की तरह बैटिंग करनी सहवाग की तरह कीजिए, फ्री हिटिंग कीजिए, कुछ पूछना नहीं है। और जो संसाधन दिए उन्होंने, चाहे बजट हो, डीजीपी के आप देखिए ऐसा अख्तियार ना मुझे लगता पहले मिला ना बाद में मिला होगा। 2 हेलीकॉप्टर और 2 स्टेट प्लेन आपके डिस्पोजल, कहीं भी जाना है आपको, यूपी में कहीं वारदात होगी तुरंत कह दीजिए, फोन के लगा दीजिए, हेलीकॉप्टर अगर आसपास का हेलीकॉप्टर प्लेन लगा दीजिए। बल्कि ट्रेनिंग पे जाना था तो उनका कि कमर्शियल फ्लाइट से अगर आप जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप यूपी का स्टेट प्लेन लेकर के जाइए, चार्टर प्लेन लेके जाइए। चार्टर नहीं, यूपी का स्टेट गवर्नमेंट स्टेट प्लेन लेकर के जाइए। और वो कहते था ये देखिए रुतबा देखिए यूपी डीजीपी का, ठीक है। लेकिन वो था, दौर था सर, वो दौर था। 2007 से पहले एफआईआर नहीं लिखी जाती थी थानों में? बहुत कम इसको लेकर के बड़ी शिकायतें थी कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। और खास कर ये कहा जाता था कि कुछ एक विशेष वर्ग की एफआईआर तो लिखी ही नहीं जाती थी। तो वो हमने कहा कि भाई इसको अन्याय अगर हुआ है एक बार देख लेते, परीक्षण कर लेते हैं इसका। तो उसके बाद सारी एफआईआर काउंटर सर्जरी में खुले, लोगों ने एफआईआर लिखाई, क्राइम जरूर बढ़ा, लेकिन जब एक दफा अपराधियों को दबा दिया तो अपराध उतना कंट्रोल भी हो गया। संतोष की बात यह है कि बावजूद खुले एफआईआर करने के बाद भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। गजब, क्या दौर रहा होगा, काम करने में मजा आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो पहले ये बता दो, जो सबसे बड़ा सूरमा अपने को समझता है, सबसे बड़ा गुंडा, आज बता दो, आज इनका निपटारा ही कर दिया जाए, चाहे कहीं भी हो। गोरखपुर गए, वहां पर ये बताया कि साहब एक अधिकारी है, वो अपने को समझते ही नहीं, कोई बुलाते हैं तो सीधे आ करके बैठ जाते हैं बिना कैप लगाए और पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, क्यों? क्योंकि बहुत वेल कनेक्टेड है। उनका ठीक है। मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद हमने कहा कि ये आ जाएं, हवाई जहाज़ में मेरे साथ ही चलेंगे लखनऊ। उनका कहा कि अब आप हो गए सस्पेंड, बैठ जाइए। उनका अब आपको मैं देखता हूँ कौन बचाता है। लेकर के आ गए लखनऊ। ये फ्री हैंड बिल्कुल। और जो जा करके अफसरों के सामने इस तरीके की समझते थे कि पता नहीं शायद उनके राजनीतिक आका उन्हें बचा लेंगे, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। आप कहेंगे करियर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में सर हिंदू मुसलमान बहुत होता है, जातियों में लोग बटे हुए हैं। इस जाति के हैं तो ये इनकी सरकार आएगी तो वो बहुत पावर में आ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस जाति के हैं तो वो आ जाएंगे। तो इस पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को मैनेज करना कितना कठिन है? मैनेज नहीं, हमारे राजनेता जो हैं ये जातीयता का तड़का लगाते हैं, क्योंकि जातीयता और सांप्रदायिकवाद रहेगा तो हमारे राजनेताओं की रोटी सिकना बंद हो जाएगी, राजनीति बंद हो जाएगी। एक पार्टी है वो 3 घुनघुने वाला झुंझुना बजाता रहता है, एक भी वाक्य बोलेंगे तो बिना 3 जात का नाम लिए उनका वाक्य ही पूरा नहीं होगा। बिना हिंदू मुस्लिम किए उनकी बात ही पूरी नहीं होगी। बिना कहेंगे मनवादी कहे आपका काम भी पूरा नहीं होगा। तो राजनीतिक मित्रों को चाहिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। युवा वर्ग हमारा शिक्षित हो चुका है, वो आपके झांसे में आने वाला नहीं है।
और पुलिस भी, अगर पुलिस का तो उद्देश्य ही है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप यूनिफॉर्म हैं। हमारे यहाँ न कोई जात है, न कोई बिरादरी है, न कोई धर्म है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही यही है, आप सबके हैं, सब आपके हैं। और इसीलिए जब आपने मन कर्म वचन से आप संविधान को समर्पित हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपने काम को भली भांति सुनिश्चित कर सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम होता था, आज हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, क्योंकि मालूम है कि प्रशासन निष्पक्ष है, प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। आतताई दंगाई किसी भी मजहब संप्रदाय का हो, अगर दुस्साहस किया तो अपनी खैर मना ले, बस अंतिम संस्कार बुलडोजर तक बात पहुंचेगी। अतीक अहमद के ऊपर तो अभी बुलडोजर चला है, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले मायावती ने उनके यहाँ बुलडोजर चलवा दिया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या था सर वो, जरा सा ये मेरे चार्ज लेने के कुछ ही दिन की बात थी, तो वो ठसक पे थे कि अब तक तो सब किया है, आज भी कर ले। तो उनके भाई अशरफ ने लड़कियों के मदरसे पे कब्जा किया, लड़कियों के साथ किया गैंग रेप। तो बस इतना होना था। हमने कहा भाई तय कर ले कि आज इनको नसीहत दे ही दी है। तो NSA, गैंगस्टर, FIR, सब FIR रजिस्टर हो गए। घर पे बुलडोजर चल गया, जो अतिक्रमण किया था, मदरसा वापस कर दिया जिसका था, तो लाइन पे आ गए अतीक मियां। शुरुआत वहीं से हो गई थी। शुरुआत वहीं से हो गई थी। शाइस्ता परवीन को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई यूपी पुलिस? इसको ना, शाइस्ता परवीन कोई सामान्य अपराधी नहीं है। आपने रिवॉर्ड भी घोषित कर दिया, पलायित अपराध भी कह दिया। शाइस्ता परवीन एक तो महिला है, दूसरी चीज़ महिला और वो भी पर्दा करने वाली। हाँ। तीसरी चीज़, उनके भागने के रास्ते बहुत हैं। मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, ये तो मैंने कुछ 4-5 नाम लिए। इसके अलावा वो कहीं भी जा सकती है। हजारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। आखिर अब्दुल करीम टुंडा भी तो वापस आया। आखिर और भी तमाम जो थे दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टर्स, उनको हम लोग वापस लाए कि नहीं लाए? ठीक बात है। बस ठीक इंतजार है छुपने को। तो वो भी, उसामा बिन लादेन भी कुछ दिन छुप गया था। वक्त आएगा, वक्त निश्चित वक्त आएगा। न इनका भी वक्त आएगा और मुख्तार की बेगम का भी वक्त आएगा। शाइस्ता परवीन आपके पास आई थी शायद? हाँ, मेरे पास आई थी। जब ये एक्शन हो गया, हाँ, तो उन्होंने वक्त लिया। वक्त लेकर के DG ऑफिस आई और अपने बेटे असद को, जो इनकाउंटर में मारा गया था, उसको लेकर के आई थी। और बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे बुजुर्ग और बड़े भाई की तरह हैं, ऐसा ना हो कि मेरा नाइंसाफ़ी हो या मैं बेवा बन जाऊँगा। कौन चाहेगा आपके साथ नाइंसाफ़ी हो या आप बेवा बने? लेकिन बेगम साहिबा, मेरी गुजारिश है, एक बहुत आसान मशवरा मैं पेश कर रहा हूँ, इसका फैसला आपके शौहर करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो अपने शौहर से कह दीजिएगा कि ऐसा कोई काम न करें कि मेरी खिदमत वहाँ तक पहुँच जाए जो उनको दोज़ख में पहुँचाएगी ही पहुँचाएगी, और उस दोज़ख के छींटे आप और इस मासूम पे भी आएंगे। कोई अपराधी था जिसने आपके सामने पेशाब कर दिया था? ऐसे तो कई आते हैं इंट्रोगेशन के दौरान, एक नहीं दसियों होते हैं। उसमें चरमपंथी भी होते हैं, खूंखार तथा कथित डकैत भी होते हैं, और ऐसे अपराधी होते हैं डर के मारे। हालांकि मैं ऐसा कोई काम किया नहीं था कि कोई भय और आतंकित रहे, लेकिन ऐसे अक्सर हो जाते। बाद में मुझे भी बुरा लगता है कि वो इंसान है, अपराधी है, ये बात दूसरी है, लेकिन ऐसा खौफ किस बात का कि वो पतलून गीली कर दे। 2012 से 2017 का दौर कैसा था? अखिलेश यादव की सरकार, आप रिटायर हो चुके थे, लेकिन सर दिखता तो है, समाज में तो है, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। उस 5 साल को कैसे देखते हैं आप? मैं क्यों कहूँ, आप NCRB का डेटा उठा लीजिए। कत्ल, दंगे, राजनी और अपहरण के लिए अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, इन क्राइम को देख लीजिए। आपको स्टैटिस्टिक बताएंगे, मेरे कहने पे मत जाइए। NCRB का डेटा निकाल लीजिए। आप तो AI का ज़माना, ChatGPT कह दीजिए कि इसके मुकाबले कितना था, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अपराध छत चढ़ के बोल रहे थे, आसमान पे थे अपराध। जो वांछित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही थी। मुजफ्फरनगर का बदनुमा दंगा हो गया था, इसमें कम से कम कितने लोग मारे गए, और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई की सर्वत्र आलोचना भी हुई, और पुलिस ने वो नहीं किया जिसकी तनख्वाह लेते थे। उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत था, बहुत ज़्यादा। मुझे बताया जाता है कि आजम खान साहब का उसमें बहुत हस्तक्षेप था। इसके अलावा गिरफ्तारियों में प्रमाद हुआ, FIR में भी प्रमाद हुआ, जिसके कारण एक तरीके से अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ। थाने में फ़ोन चले जाते थे कि छोड़ दिया जाए। खूब ये बताया जाता, मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन बताया जाता कि थानों में फ़ोन, और फिर तौर तरीके से कि इसीलिए, चूंकि अपराधियों का मनोबल जब ऊंचा हो जाएगा
तो अपराध स्थिति और कानून व्यवस्था कभी सुदृढ़ हो ही नहीं सकती है। व्यक्तिगत तौर पर आप अखिलेश यादव को कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक मित्र हैं, मुझसे हर मामले में मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो मेरा उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं है। विशेषकर एक अधिकारी होने के नाते मुझे केवल एसीआर लिखने का अधिकार अपने अधीनस्थों पर है। अपने से जो वरिष्ठ है उनका एसीआर, उनसे जो वरिष्ठ है वो कर सकते हैं, राजनीतिकविद कर सकते हैं। राजनीतिक व्यक्तियों का एसीआर लिखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात मुलाकात अगर होती है तो उनके शिष्टाचार अच्छा और उनके गुड मैनर्स की मैं प्रशंसा करूंगा। अच्छा। और यहाँ तक कि मैं ये तो नहीं कह दूं, एक बार एक फ्लाइट पे उनकी बिटिया साथी चल रही थी, तो एक आदमी ने कहा कि ये सीट हमें चाहिए, उस बिटिया ने तुरंत सीट खाली कर दी। उस आदमी ने दोबारा कहा कि ये सीट हमें ठीक नहीं लगती, आप वापस आ जाइए। तो बिटिया ने कहा बड़ी प्यारी बिटिया है ये तो वो तो हमारे बगल में कहते आप जानते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता साहब, ये अखिलेश यादव जी की बेटी। हमने कहा ज़बरदस्त अपब्रिंगिंग, इस बच्ची के क्या संस्कार हैं। एक बार भी उसने विरोध नहीं किया, जिसको अगर सुविधा दे सकती थी उसने सीट 2 बार खाली की। और यही अगर मुझसे कहा होता तो मैं बता देगा तुम हो अव्वल दर्जे के नालायक मनबड़, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं शटल करता हूँ ताश के पत्ते की, तुम पैसेंजर्स को फेंट रहे हो। ठीक बात है। अदिति यादव की शायद आप बात करो, उनकी बड़ी बेटियां है। मैं तो जानता नहीं, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वही थी और ये बड़ी रिसेंट बात है। तो ये शिष्टाचार जो है ये अकस्मात नहीं आता है। हाँ, ये जब माता पिता में होता है तो वही बच्चों में आता है। नहीं, कई लोग बताते हैं ठीक है सरकार कैसी भी रही हो, पार्टी के लोग कैसे भी क्या भी बयान देते हो या क्या करते हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जब वो मिलते हैं तो बहुत अच्छे तौर से उनका सामान्य शिष्टाचार, उनका टोन ऑफ वॉइस और अहंकार विहीन। अहंकार नहीं है, अहंकार बिल्कुल नहीं है, अहंकार विहीन। आ जाते हैं सर। और मैं तो एक चीज बता दूं, व्यक्तिगत जिसमें कहता हूं, मेरे ऊपर उसी दौरान हत्या का मुकदमा लिखा गया था जो आपने कवर नहीं किया है, जिसको कहते हैं पीठ में चाकू मारना। मुझे रिटायर हुए 3 साल हो गए थे। तारिक कासमी एक चरमपंथी इंडियन मुजाहिदीन का बाराबंकी में कोर्ट से जेल जा रहा था, लू खा के मर गया। ये मौका कुछ चरमपंथियों को मिल गया असली कि अब मौका ऊँट आया पहाड़ के नीचे। तो मेरे और एसटीएफ टीम के 40 अधिकारी कर्मचारियों ब्रिजलाल जो सर्व कर रहे थे एस डीजी सिविल डिफेंस, हत्या का मुकदमा लिख दिया गया। समझ रहे हैं आप, अंधेर। और जब हत्या का मुकदमा लिख दिया गया, मैं तो ऋषिकेश गया था एक व्याख्यान देने। जब व्याख्यान दे के बाहर निकला तो देखा आप लोग ऐसे अपना कैमरा लाइट और ये सब लगा के, मैं समझा कि व्याख्यान बहुत अच्छा गया होगा, तो शुभकामना संदेश। तो मैं भी निकला और बताइए साहब कैसे आना हुआ। उनका साहब आपके खिलाफ तो मुकदमा लिख गया है हत्या का। उनका अरे मैं तो ऋषिकेश में बैठा हूँ, तो 500 किलोमीटर दूर बाराबंकी में हत्या कैसे करा दूंगा है। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास उस समय में बटन होता था, ड्रोन जा करके बम गिरा देता था। मेरे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन वो चरमपंथी था और चरमपंथी की मेरे नजर में हमेशा रहेगा। और देखिए लेकिन जो बात मेरी खत्म नहीं हुई है जी, अखिलेश जी ने छूटते ही कहा, मैं 2 वक्तव्य दूंगा, छूटते ही कहा यह मुकदमा बिल्कुल फर्जी है। समझ रहे हैं आप। आजम खान साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बड़े जल्दी क्लीन चिट दे दी, उनको रुक करके वक्तव्य देना चाहिए था। आप दोनों बयान का अभिप्राय, अर्थ और दूरगामी परिणाम आप समझ सकते हैं। जब तक आप दिमागी तौर पे ईमानदार नहीं होंगे, आप ये कहेंगे कि फर्जी झूठ। और उसके बाद उन्होंने वो मुकदमा दिया सीबीआई को तफ्तीश के लिए, फिर उन्होंने खारिजी कर दिया क्योंकि फर्जी था। ओके। मैं कहने जा रहा था कि देखिए आप उनकी सरकार में आपके खिलाफ मुकदमा लिखा और आप यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट में उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ बनती है अगर अगर उन्होंने छूटते ही कहा। मुख्यमंत्री को नहीं मालूम मुकदमे का। एक तबके ने किसी को खुश करने की नियत से मुकदमा लिखा, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मुकदमा फर्जी है, तो क्या ये तारीफ नहीं की जाएगी क्या? जिसकी तारीफ होने लायक है वो की जाएगी। उनकी बिटिया की मैंने देखा था और मैं जानता हूँ ये कितना जब्त से इतने बड़े परिवार की बच्ची 2-2 बार अपनी 3-3 बार अपनी सीट बदल रही है। क्यों? एक जो है मनबड़ लड़का जो है, मैं यहाँ बैठूंगा, वहाँ बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा, कोई ईगो नहीं, डाउन टू अर्थ, नो ईगो। और मैंने कहा कि योर पेरेंट्स हैव ब्रॉट यू अप वेरी वेल, बिना जानने कौन थे। तब से आप जानते ही कौन करने, मैं तो नहीं जानता हूँ। बताइए। बहुत किस्से कहानियां हैं सर आपके पास। योगी आदित्यनाथ 2017 से अब तक लोग कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। इस वक्त
उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गए हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जो बड़े बड़े नाम थे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यही 2 नाम सामने आते हैं, बाकी तो खैर पीछे हैं। आप कैसे देखते हैं पूरे कार्यकाल को? कानून व्यवस्था अच्छी तो नहीं हुई है। अप्रत्याशित रूप से उसमें जो सुधार हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन आया, सकारात्मक। महिला सुरक्षा से लेकर के बाहुबलियों का समापन, उनका अंतिम संस्कार, और इसके अलावा जो कमिश्नरेट्स कभी नहीं आ पाए, आज पुलिस कमिश्नरेट से पुलिस की अभूतपूर्व भर्ती, जो सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स की भर्ती नहीं हुई, पारदर्शी तरीके से सत्यनिष्ठा के साथ कम से कम बताया जाता है कि 3 लाख से ऊपर पुलिस की भर्तियां हुई हैं। आपके हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए। इसके अलावा महिला थाना तो पहले भी थे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहले 4 थी, इस वक्त 8 हैं और 12 बनने वाली हैं। लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी स्तर की एक साइबर एक फॉरेंसिक साइंस से एक इंस्टीट्यूशन लखनऊ में। तो इसमें जो अच्छा, दूसरा ऑपरेशन कन्विक्शन कराया था प्रशांत जब डीजी थे तो उन्होंने कराया था। उसमें आपको जान के खुशी होगी 2.5 लाख अपराधियों को सजा मिली, और उसमें बड़ी संख्या में, मुझे फिगर याद नहीं आ रहा है, 10,000 के करीब आजीवन कारावास और 90 के करीब मृत्युदंड, और कितने करोड़ की 1400 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, जो कि पहले ये एक ब्लाइंड स्पॉट था पुलिस वर्किंग में कि कोर्ट के जरिए हम लोग काम नहीं, बस एनकाउंटर करो, खत्म हो गया वहाँ। लेकिन ये कन्विक्शन करके अच्छा अभियोजन, अच्छी विवेचना और अच्छी पैरवी के बाद ये हुआ है। तो यानी कि अब मैं जितना देख पा रहा हूँ, सबसे बेस्ट कार्यकाल आपकी नज़र में? अभी सुनिए, अभी मैं ख़त्म थोड़ी किया। हाँ। और एक ऐप, यक्ष एक ऐप है यूपी का। हाँ। ले आइएगा। हाँ। उसमें 16,000 से ऊपर अपराधी केवल जौनपुर के हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी, उनकी फ़ोटो, उनकी सब फीचर्स, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, ये तो जौनपुर का है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी वांछित और सक्रिय अपराधियों की जन्म कुंडली इस यक्ष ऐप में है। और इस यक्ष ऐप का ये परिणाम है कि जौनपुर में ही एक रॉबरी होती है उस यक्ष ऐप के जरिए, जो कि पहले यहाँ देखो, वहाँ देखो, अपराध रजिस्टर देखो, गुंडा रजिस्टर देखो, आपराधिक सूचना रजिस्टर देखो, बीट सूचना देखो, कुछ नहीं। आपने यक्ष ऐप पे जो मिला सीसीटीवी पे, आपने देखा 3 मुलजिम पकड़ के माल बरामद हो गया। तो ये सक्सेस स्टोरी है आपकी देखने की। अब आप बता दिए, हालांकि मैंने योगी जी के साथ काम नहीं किया, लेकिन पुलिस में 36 साल काम किया, मैं कह सकता हूं अभूतपूर्व सफलता, अभूतपूर्व पुलिस का मनोबल और अभूतपूर्व कार्यकुशलता। लेकिन सर, दौड़ाकर टांग पे गोली मार देना ये भी तो ठीक नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका काम है सवाल उठाना, क्योंकि जिसके कमाऊ पूत के टांग पे गोली मारेंगे आप या छाती पे गोली मारेंगे, उनका तो सवाल उठाना बनता है। आप नहीं समझते जिनके कमाऊ पूत मारे जाएं, हैं, जिनकी दुधारू मवेशी मारे जाए, वो बोलेंगे नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं। अब सवाल ये उठता है कि दौड़ा के गोली मारना, उसके लिए भी मनोबल होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जिगर और गुर्दा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कभी बैरक में लेटे लेटे अपना ये खोलिए मोबाइल, दुनिया भर के फटीचर OTT प्लेटफॉर्म देखिए। इंस्टाग्राम तो आज पोर्नोग्राफी का एक दूसरा रूप हो गया है। पोर्नोग्राफी देखिए नहीं, उसके लिए आक्रामक योद्धा होना पड़ता है। आक्रामक योद्धा होकर के निशाना लगाना पड़ता है, आपराधिक सूचना होनी चाहिए, तब आप गोली चलाएंगे। ये बात दीगर है कि टांग में गोली लगी या छाती में लगी, ये डिबेटेबल है। मौका रहेगा तो उसमें प्रकाश डालूंगा। एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं सर उत्तर प्रदेश में? बहुत उठते हैं। ऐसा कौन सा एनकाउंटर है? भाई पुलिस का निशाना इतना सही हो गया है कि सीधे टांग पे गोली लगती है, चाहे रात के 2 बजे हो। देखिए, ट्रेनिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, जो धारा 94, 106 BNS इसमें IPC में थी, इंडियन पिनल कोड में, और भारतीय न्याय संहिता में 34 से 44, अपनी या किसी और की जान माल बचाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग। ये लोग बड़े प्रशिक्षित थे, हम लोग इतने प्रशिक्षित नहीं थे। ये सीधे घुटने के नीचे ही मारते, क्योंकि न्यूनतम वही आता है। हम लोग देखते हैं कि अगर हाथ में हथियार है, गोली चल रही है, तो मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि न्यूनतम को मैं तौलूं। मैं सीधे या तो तीसरे बटन पे या दोनों आंख के बीच में मारूंगा। तो हमारे टेन्योर में या कभी कार्यकाल में इक्का दुक्का कोई केस आ गया हो कि घायल अस्पताल गया हो और बच गया हो, वरना वो निपट ही जाता था घटनास्थल में। ठीक है सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बड़े खूंखार अपराधियों की बात होती है इस समय देश में। एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है, लोग जानना चाहते हैं रंगा बिल्ला के बारे में। एक सीरीज़ भी आई है
OTT प्लेटफॉर्म पे, और उसमें उनका बड़ा जिक्र किया गया है और बड़ी उस सीरीज़ के बारे में लोग देख के कह रहे हैं अच्छा इतने खूंखार थे रंगा बिल्ला। सर थोड़ा कुछ उस पर प्रकाश डालिए। आपने बड़ी पुरानी बात की, 1978 की ये बात है, तब मैं ASP था, तब ये चर्चा होती थी, जिसने केवल दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को एक तरीके से बिल्कुल थर्रा दिया था और लोग सदमे में आ गए थे। गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा, दो बड़े मासूम बच्चे थे। गीता शायद 16 साल की थी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ती थी बच्ची। संजय चोपड़ा शायद दिल्ली मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था। बड़े प्यारे, ऑल इंडिया रेडियो पे जा रहे थे। इनके फादर नेवी ऑफिसर थे, मदन मोहन चोपड़ा, और वो इनको छुड़वाए थे कि इनके ये स्पीच होगी, लेकिन इत्तेफाक से कुछ बारिश हुई और ये फंस गए चंगुल में इनके रंगा बिल्ला के। इनका रंगा बिल्ला का जो मैं आपको नाम बता दूं कि शायद कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह बिल्ला था और कुलजीत सिंह जो था रंगा था। ये बड़े शातिर साइकोपैथ ये थे। इन्होंने पकड़ा और इन दोनों बच्चों ने बहुत संघर्ष किया। 3 लोगों ने संघर्ष को देख करके, 2 लोगों में उनको सलाम करता हूँ कि आके स्कूटर आगे लगा, लेकिन ये दाएं बाएं रेड लाइट एरिया कूद करके ये भागते गए। नंबर प्लेट भी एक बार बदल ली, लेकिन संजय बेटे ने अपने एक दिखाया कितना घायल है। गीता ने भी खूब नोचा। ये बात दूसरी कि इनको शायद उसके बाद कीर्ति चक्र भी मिला, जी शौर्य चक्र भी मिला, उनको कोई बहुत बड़ा अलंकार मिला और उनके नाम पे अवार्ड चले। लेकिन जो उन्होंने संघर्ष किया बच्चों ने, लेकिन लोगों को ये लगा, पूरे देश को ये लगा, ये 2 बच्चे केवल मदन मोहन चोपड़ा के बच्चे नहीं, ये देश के बच्चे हैं, और वो पीड़ा पूरे देश की थी। तो रंगा बिल्ला की इनका था, ये चढ़ गए एक फौजियों की ट्रेन में। फौजियों की ट्रेन में जब पहुंचे, रिजर्व लोगों ने पूछा अपना परिचय पत्र दिखाओ। परिचय पत्र दिखाने के चक्कर में इनको मालूम पड़ा इनके बदन पे तो चोटें हैं। फिर एक वहां पे लैंस नायक था, उसने पहचान ली इनकी फोटो देख करके, इसने तुरंत हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। उसके बाद तो खैर गिरफ्तार हुए और इनको फांसी भी हो गई दिल्ली में। लेकिन फांसी ऐसे आतताइयों की एक सजा नहीं है, इनकी सजा और भी गहरी होनी चाहिए। इनको कहते तिल तिल करके मारना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने स्वीकार किया था। दुर्भाग्य से आज भी मुझे इतनी पीड़ा होती है, आंसू आ रहे हैं कि गीता बच्ची के साथ इन्होंने बलात्कार भी किया था। जी बहुत बहुत टेरर रहता था उस समय इन लोगों का, दोनों का, और लोग डरे डरे रहते थे। शाम को बताते थे कि घर से ना निकलो, इस तरह की बातें होती थी। बिल्कुल होती उस दौरान, बिल्कुल उस दौरान ऐसा इनका एक छवि थी, कहाँ रंगा बिल्ला आ गया। और रंगा बिल्ला नाम जो था, ये चला, रंगा बिल्ला नाम को लेकर के कई फिल्में बनी, इन्हीं दोनों के ऊपर नहीं, लेकिन और जो शातिर अपराधी थे उनको रंगा बिल्ला कहते थे। ये किसी को गाली देना होता था, 2 जैसे मान लीजिए उजड्ड और हुश किस्म के आदमी आ गए, तुम तो बिल्कुल रंगा बिल्ला हो। ठीक बात है सर। वो वाला जरा एक केस बताइए, विकास दुबे वाला, गाड़ी पलटी और उस पर भी एनकाउंटर हुआ, उस पर भी लोगों ने कई सारी बातें बोली और बारिश हो रही थी। तो ये विकास दुबे वाला केस, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए सर। ये ऐसा एनकाउंटर ढूंढना मुश्किल है जिसके ऊपर सवाल न उठे हैं। विकास दुबे एक निहायत शातिर अपराधी था, साइकोपैथ किलर था, और जिस तरीके से उसने थाने में बैठे कि मंत्री पद प्राप्त व्यक्ति की हत्या की, और इसके पहले भी उसका जो आपराधिक इतिहास था, उसको तो बहुत पहले ही मटिया मेट हो जाना चाहिए था। अब हम बात आते हैं, लोगों ने जात भी ढूंढ ली अपराधी की। ये नहीं ढूंढा कि मैं ऋचा अनिरुद्ध के पॉडकास्ट पे था जी, जब उसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को इंक्लूडिंग डिप्टी एसपी नृशंस हत्या करके उनको शहीद किया, तो मैंने तभी कह दिया था कि मैं यूपी पुलिस का मिजाज जानता हूं, इसने अपने डेथ वारंट पे खुद ही हस्ताक्षर बना दिया है। आप उठा के देखिएगा, ऋचा अनिरुद्ध पॉडकास्ट, विक्रम सिंह। मैंने तभी कह दिया था मैं यूपी पुलिस का मिजाज जानता हूं। आज तक इतिहास है कि किसी ने यूपी पुलिस के किसी कर्मचारी की हत्या की, वो जिंदा बचा नहीं है। उनका ये आप कैसे कह सकते हैं? उनका ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मुझे कोई दिव्य दृष्टि नहीं है कि मैं भविष्य देख लूँ, कि मुझे मालूम है ये निश्चित मारा जाएगा। उनका अच्छा बात आई गई होगी। इसके 15-20 दिन के बाद वो सरेंडर करते हैं महाकाल दरबार में। वहाँ से कहते हैं कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। एसटीएफ की टीम ला रही थी, और एसटीएफ की टीम जब ला रही थी तो मौसम ख़राब था, सड़क पे फिसलन थी, गाड़ी पलट गई। अब जब गाड़ी पलट गई थी, ये तो आप क्या समझते हैं किसने? एसटीएफ के कर्मचारियों का हथियार छीनने की कोशिश की। जब हथियार छीनने की कोशिश की तो एसटीएफ को तो ट्रेंड होती है, दोनों तरफ से जो गुत्थम गुत्था हुई, कशमकश हुई, तो अपनी या किसी और की बचाव में न्यूनतम बल प्रयोग में विकास दुबे भगवान को हो गए प्यारे। और लोगों को पीड़ा इस बात की है, क्यों?
वो अगर 8-9 पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या कर सकता था तो क्या एसटीएफ कमांडोज की भी कर सकता था? क्योंकि हत्या 302 की तब अगर थी तो 303 हो जाती, मृत्युदंड से ऊपर तो नहीं मिलता। चाहे एक की हत्या करो या 15 की हत्या करो, तो ये शातिर दिमाग वाले जानते हैं परिणाम। ये समझते थे भागने का मौका है, निकल लो, हीरो बन जाओ और कुछ उगाई कर लो 2-4-10 करोड़ की और या 100 करोड़ की। वो तो खैर होना नहीं था। एसटीएफ ने इनको वही जो है रॉन्ग नंबर डायल किया और प्रसाद पा गए। इसमें कहाँ पे किस बात की, क्या ये बहुत बड़े शरीफ सादे थे, क्या ये समाज सेवक थे, क्या ये धर्म गुरु थे कि इसके ऊपर इतने आंसू? लेकिन वही हमने कहा, जब कमाऊ पूत मारा जाता है तो लोग कहते हैं कि आदमी बैठ के नहीं खड़े खड़े रोता है, इसलिए रो रहे हैं। ठीक है सर, एक राजीव गांधी जी के साथ आपका बड़ा किस्सा है, वो नैनीताल का शायद है, वो अगर आप बता पाए, क्या बातचीत हुई थी आपकी? देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, देश में निर्वाचन हुआ, कांग्रेस आई, प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ हुई और राजीव गांधी युवा लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के बने जी। और उन्होंने कहा नैनीताल परिवार के साथ घूमने आएंगे। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और एक नई गाड़ी, एक स्टील कलर की जोंगा, बड़ी पावरफुल। राजीव गांधी साहब को खुद भी कार चलाने का बड़ा शौक था। उन्होंने कहा कि राजभवन में रहते हैं, आप नैनीताल गए होंगे तो राजभवन से आपने देखा होगा 2 ही सड़कें ऐसी हैं जो राजभवन से आपको नैनीताल में ले जाती हैं लेक की तरफ। एक है आपकी ठंडी सड़क और एक दूसरी ही जो एसएसपी निवास से आपको पुलिस लाइन नीचे ले जाती है। तो वीआईपी रोड वही थी, राजभवन, ठंडी सड़क, नीचे। तो उन्होंने कहा भाई हमारी ड्यूटी में एक भी वर्दीधारी नहीं रहेंगे, मैं प्राइवेट विजिट पे आया हूँ। कहा ठीक है, बात आई गई होगी, ऐसे तो कभी कभी वीआईपीज कह ही देते हैं। अब प्रधानमंत्री महोदय अपनी पत्नी के साथ, दोनों बच्चे पीछे और एक कुत्ता शायद था आपका, उनका शायद लैब्राडोर था या कौन सा, वो पीछे पिकनिक के लिए निकले। जैसा पहले ही सिपाही उन्होंने वर्दी में देखा तो उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाया और शीशा नीचे करके बोला हु इज इन चार्ज हियर। तो हम लोग तो साथ ही साथ थे, हम और सभी थे, और मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी से लेकर के स्वर्गीय डीके अग्रवाल डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस जैक्सन जेकब साहब थे शायद, उसके बाद आईजी जोन साहब, डीआईजी लेट सीडी कैंप, सबने कहा मिस्टर विक्रम सिंह आप इंचार्ज हैं, आप जाइए जवाब दीजिए। तो उनका ठीक है, इंचार्ज तो मैं हूँ। जाके सैल्यूट किया, यस सर। डिड आई नॉट आस्क यू नॉट टू पुट डिप्लॉय अ सिंगल कांस्टेबल इन यूनिफॉर्म? का यस सर। In spite of that, you choose to disobey my orders. Sir, it is the question of your security. The nation has already lost a prime minister in not ensuring foolproof security to the prime minister. Your safety is of paramount importance and significance to the nation. We cannot take chances. अब शायद अकेले होते तो बात बन जाती। अब परिवार के सामने एक जूनियर एसपी, मेरी भी नौकरी मुश्किल से 10 साल की थी, प्राइम मिनिस्टर से मैं बात कर रहा हूँ, अब उनका तेवर एकदम से 7वें आसमान पर है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन स्पॉइलिंग माई डे, आई एम गोइंग बैक। अब वो कितनी पतली है, आप समझ सकते हैं कितनी पतली सड़क थी। राजीव गांधी साहब ने गाड़ी वो जो स्टील कलर की थी घुमाया, चो 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 करते हुए, यू टर्न वहीं का वहीं ले करके, टायर की घिसने जलने की आवाज़ आई और राजभवन चले गया। सबके चेहरे पे हवाई है कि देश का नवनिर्वाचित युवा प्रधानमंत्री गुस्सा हो गया, तो नौकरियां तो सबकी गई हैं। अब क्या करें? अब ये हुआ कि जाके किसी तरीके से उनको कुछ एक तरीके से क्षमा याचना मना करके दोबारा बाहर ले आए। तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेट आर.के. शर्मा गए, उनसे कहा कि आप चले, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई वर्दीधारी तो नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, आइए। वायरलेस पे सबको कर दिया, जितने वर्दीधारी हैं पेड़ के पीछे चले जाएं और पेड़ के पीछे सादे कपड़ों में जो है वो सामने आ जाए, रहे वहीं लेकिन अपीयरेंस में ना, जंगल में जहाँ भी वर्दीधारी हैं अपने हथियार लेके छुप जाएं, दिखाई न पड़े वीआईपी को। बताइए, लेकिन हटेंगे नहीं। तो हम लोग लेकर के गए, प्रधानमंत्री को लेकर के गए, भीमताल लेके गए। भीमताल में उन्होंने एंजॉय किया। हम लोग फासला बना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम 2 आदमी रहेंगे, वर्दीधारी जो थे, हमने कहा भाई तुम लोग दुबक के बैठे रहो, दिखाई मत पड़ना, दिखाई मत, वरना तो आज तो अनिष्ट होने वाला है। गजब चुनौतियां सर आप लोगों की लाइफ में। कर ले करके आए, उनको भेजा, तो उसके बाद उन्होंने सबके सामने कहा विक्रम सॉरी,
यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। तो लोग कहते भाई तुम्हारा हाथ तो चूम ले, देख ले कि प्रधानमंत्री देश का तुमसे सॉरी कह रहा है। मैं कहा तब जब आसमान के तारे दिख रहे थे तब तो कोई आया नहीं, अब आप कह रहे हैं कि चलो भाई तुम्हारा हाथ। लेकिन ये भी बड़ी बात है, वापस लौट कर राजीव गांधी ने माफी नहीं, उन्होंने फोटो खिंचवाया, अगर मुझे मिलेगी मैं दूंगा आपको। हाँ सर, दीजिए। उसके बड़े प्यार से उन्होंने उसके बाद देखिए सबके साथ फोटो खींची, माफी की, और जेपी नैनवाल वहाँ के जिन्होंने उन्होंने इस पूरे वृतांत को अपनी आत्मकथा में लिखा है। अच्छा। और फोटो भी मैं आपको दूंगा, उनकी आत्मीयता और सरलता उस परिवार की। फिर माननीय वीआईपीज थे हमारे स्टेट के, वहाँ क्या क्या हुआ, सब जाके वोटिंग किया और क्या किया, उनका भुट्टा खरीद के खाया। कितने भुट्टे खाए उनका, एक भुट्टा लेके उसी में पूरे परिवार ने खा लिया। अच्छा, ये थोड़ी कि 4 लोगों ने 4 भुट्टे, एक भुट्टे एक बाइट, एक बाइट उनका। उसके बाद क्या कि मछली मारने के लिए फिशिंग रॉड लगाया, तो मछली मिली या नहीं मिली? उनका मछली तो नहीं मिली। तो कहा बात कि तुम एसएसपी हो हैं कि मछली क्यों नहीं मिली? उनका इसका ये चीज़ ट्रेनिंग में मैंने नहीं सीखी कि कांटा डालते ही मछली भी अगर उसमें आ जाए, ये लाइटर वेन में, क्योंकि सब लोग बहुत लाइट मूड में थे, अच्छे मूड में थे कि सबके प्राण बच गए। और ना वो बड़ी भयावह स्थिति, प्राइम से एक टाइम थोड़ी लगता, 1 सेकंड में सबकी नौकरी चली जाती। सही बात है, प्रधानमंत्री देश के उससे बड़े क्या जी कोई है ही नहीं। जी सर, आपकी छवि हमेशा ईमानदार ऑफिसर्स में रही है। कभी घूस नहीं ऑफर हुई अंडर टेबल? नहीं, जिसको आत्मघात करना होता वही आके के घूस घास की बात करता। आपका जैसे चरित्र है, तो जिसको कहते हैं ना आंख से लपट निकलती है उसकी, उससे न कोई आकर के। मुझे आज तक 3 बात का कभी की, मुझे किसी ने आज तक शराब की दावत में नहीं बुलाया। अच्छा। मुझे किसी ने नाच गाने की पार्टी में नहीं बुलाया। अच्छा। कि आज जो है यहाँ से लड़कियां आई हैं स्पेन से और यहाँ से लंदन से, उनका नाच है, इसमें आप आइए। उनको मालूम था कि उनका हश्र क्या होगा अगर दावतनामा पेश करने की कोशिश की। यही बात आपके, उसको भी ये आंख भाव भंगिमा देख करके बात करता है, ये नहीं कि जाके पहुंच जाए मालूम पड़ा कि आपने दरअसल ऐसा रॉन्ग नंबर डायल किया कि अंग भंग भी हो जाए, बेइज्जती भी हो जाए, जेल भी चले जाए। लेकिन सर, इतने साल की नौकरी, कोई ना कोई तो टकराया होगा, ऑफर तो आए होंगे काफी कुछ। कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया आपके सामने। मुझे तो आज तक, वही मैं कहता हूँ, मुझे आज तक कभी किसी ने शराब की दावत में नहीं बुलाया, इस तरीके की पार्टी जहाँ नाच गाना होता वहाँ नहीं बुलाया, और रिश्वत की पेशकश भी किसी ने नहीं की। वो आदमी, देखिए मैं बता दूँ आपको जी, आदमी की छवि ऐसी होती है, रेपुटेशन, जो कि कैरेक्टर रोल में भी लिखा जाता है कि इनकी हिंदी में बताऊं तो इस अधिकारी की आम ख्याति सत्यनिष्ठा की उच्च कोटि की है। इंग्लिश में जब हम लोग लिखते थे, हिज जनरल रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इज अबव बोर्ड एंड इज टॉप ग्रेड। जब आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि आप इस तरीके के हरकतों में नहीं है, तो आपके पास क्यों नहीं है? जब रेपुटेशन होती है तो ये भी मालूम होता है आप कैसे लेते हैं, कौन उनकी जरिया होते हैं जिनके जरिए आप लेते हैं। हाँ। और किस प्रकार आप लेते हैं, ठीक है। तो उनके चैनल और ट्रिब्यूटरीज बनी होती हैं, वो भी चिन्हित हो जाती है, और वही बता देते हैं जिन्होंने पहले दिया हो जी। तो आपकी पुरानी नियुक्ति के यहाँ जाके ये पता लगाते हैं कि इनका सिस्टम क्या था, और इस सिस्टम के चलते हुए जो नाना प्रकार के तौर तरीके होते हैं जिनको कहते हैं गेस्टेड दलाल, उनको पकड़ते हैं। वही दलाल आकर के वो आपकी सेवा जहाँ पिछले जिले में करते थे वो आपकी सेवा यहाँ भी करेंगे। उसमें तो कोई बंद नहीं कि यहाँ भी थाने की तरह बाउंड्री है कि जो दलाल वहाँ क्रियाशीलता, यहाँ नहीं। हर जिले में दलालों की प्रजाति उत्पन्न रहती है, लेकिन उसका वो कुछ नहीं। एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि एक वरिष्ठ अधिकारी को, जैसे गाँव में, फिर आपकी बड़ी ट्रोलिंग होगी, मेरी भी होगी, लेकिन कहावत मैंने नहीं बनाई है, किसी का, जैसे गांव में ब्राह्मण की विधवा रहती है वैसे रहना चाहिए, और किसी से कोई संबंध नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई शॉपिंग भी करनी हो तो अपने ज़िले में मत कीजिएगा, सिवाय जो घर के किचन का दाल चावल, कड़वा तेल और घी है, इसके अलावा अगर कोई कपड़े लत्ते भी खरीदने हैं तो अपने ज़िले मत खरीदिए, किसी दूसरे ज़िले में जब जाइएगा, टूर पे आप जाते हैं वहाँ खरीदिएगा, और किसी से 1 पैसे का कंसेशन मत लीजिएगा, अपना परिचय मत दीजिएगा कि आप कौन हैं। जाइए, सामान खरीदिए, पैसे दीजिए और चले आइए। किसी से कोई सुविधा मत लीजिए, किसी से कोई इस तरीके का संबंध हो, उनसे तो मेरी दांत काटी रोटी है, समझ रहे हैं आप। वो तो अभी मैं बुलाऊं तो विक्रम सिंह आएगा और 2 नान 1 कुलछा और 4 कुल्फी खाएगा। अभी पिछली बार तो आया था, देखो फोटो भी रखी है, देख लो। तो ऐसे लोग जो हैं ये डबल एज्ड है, ऑलराउंडर्स हैं। आपको 3 बार खाने बुलाएंगे, उसके बाद उनका धंधा शुरू हो जाएगा। ये तो हमारे समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद उन्हीं का धंधा दलाली शुरू हो जाएगी। तो बेस्ट ये है
आप किसी के यहाँ ना जाते हैं दावत पे, ना दावत आदि देते, क्योंकि मेरे पास कभी टाइम रहा है कि किसी सांस्कृतिक संध्या में करूं या किसी सांस्कृतिक संध्या में मैं जाऊं, मालूम पड़े कुमारी पुष्पी का नृत्य चल रहा है, यहाँ बस लूट गई, बैग लूट गया, ये सब काम मैंने कभी किया नहीं है। काम नौकरी तपस्या के साथ कीजिए, तपस्या की तरह कीजिए, तो इन सब चीज़ों का स्कोप नहीं आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, एक और अधिकारी थे जिनको हम लोग नाम लेना ठीक नहीं, हालांकि गुजर गए हैं, उनको दुर्वासा, तो लोग यूपी से परिचित समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको दुर्वासा कहते थे। अच्छा। तो उनको कभी किसी ने, भाई आपका जो सवाल था कि क्या कोई पेशकश की जी, तो उनको किसी की हिम्मत थी नहीं पेशकश करने, उनका नाम ही दुर्वासा था, रेपुटेशन भी उच्च कोट की थी। लेकिन एक बार कोई प्रेशर ऐसा आया, पुलिस मुख्यालय में नियुक्त थे और कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया था, तो बड़े अधिकारी ने कहा कि इसको लेना ही है। तो चूंकि वो जूनियर थे, वो उनके इमीडिएट ऊपर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है सर देख लेंगे। 10 दिन बाद उन्होंने कहा भाई वो ऑर्डर के बारे में आपने कुछ कार्रवाई की? कहा नहीं सर अभी मैं देख रहा हूँ, देख नहीं पाया, मैं देख लूँगा। तीसरी बार फिर उन्होंने फ़ोन किया। अब उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा कि सर मुझे मालूम है कि उनके यहाँ खाना बड़ा अच्छा खिलाया जाता है, मुझे ये भी मालूम है कि विस्की बहुत अच्छी पिलाई जाती है। तीसरा जो कहा मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि वो सामान्य शिष्टाचार के पैमाने के विपरीत है, लेकिन मैं करूँगा नहीं। उनका तो फिर कैसे ऑर्डर कि मेरा तबादला कर दीजिए और ऐसे काट के उल्लू को ला के बैठाइए जो आपकी हर नाजायज़ बात माने, मैं नहीं मानूंगा। बताइए, समझ रहे हैं आप? तो दुर्वासा जी की यही रेपुटेशन थी। उन अधिकारी को भी मालूम था कि रेपुटेशन दुर्वासा जी की क्या, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सही बात है। और वो समाज में पता भी चल जाता है कि कौन पैसे लेने वाला व्यक्ति है, कौन नहीं है। आप तो खैर डीजीपी तक का सफ़र आपने तय किया, छोटे छोटे पद में जो लोग बैठे, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश में, कहाँ कहाँ। दुर्वासा जी के पास भी आवास विकास का ही मकान है लखनऊ में, आज भी को तो खैर गुजर गए, नहीं मतलब लेकिन उनके पास के परिवार एक ही संपत्ति, वही आवास विकास का मकान है। व्यक्तिगत पूछूं तो सर आपने प्रॉपर्टी बनाई कि नहीं? पिताजी ने जो दिया है आवास विकास का मकान, मेरा भी लखनऊ में इंदिरा नगर में वही प्रॉपर्टी है, जरूरत नहीं है। ओशो ने एक जगह कहा है कि संसार में मकान कोठी बन ही नहीं सकती है, जिसके पास भी है वो ताश का घर है, आज है कल नहीं रहेगा। और उस पर बहुत ज़्यादा प्रयास करना, जितना सरकार देती है बड़े आराम से उसमें रहने, आराम से रहने के लिए आपको मकान मिल सकता है। आवास विकास का मकान है, एएसपी से लेकर के डीजीपी तक रहा, आज भी जब लखनऊ जाता हूँ वहीं रहता हूँ और बड़े आनंद में हूँ। लोग कहते हैं कि आप सब इंस्पेक्टर के पास भी आपसे ज़्यादा आलीशान मकान का निश्चित होगा, निश्चित होगा। मेरी ठसक यही है कि मैंने किसी से कोई प्लॉट नहीं लिया, किसी से कोई एहसान नहीं लिया, किसी से मकान बनवाने के लिए लोहा लकड़ी सामान नहीं लिया, यही मेरी ठसक है। नींद अच्छी आती होगी? बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी किसी के लिए, क्योंकि याचक के रूप में मैं किसी के आगे नहीं रहा। एक बार ये हुआ कि एक प्लॉट आप ले लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, अगर सरकारी रेट पे मिल रहा है तो जो अधिकारी आईएएस के आए फॉर्म ले करके कि आप भर दीजिए, तो मैंने कहा दे दिए। इनका सर मैं एक आपके छोटे भाई की तरह हूँ, एक छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। उनका क्या है कहिए? उनका सर आप मत दीजिए, आपकी ऐसी छवि है, मैं शर्त लगा के आया था कि सर प्लॉट नहीं लेंगे, किसी दबाव में वो फार्म भरे लेकिन लेंगे नहीं। और ये चीज़ ऐसी है सर कि आज आप प्लॉट लेंगे, ये कब क्या चीज़ कहाँ खुल जाए कुछ पता नहीं लगता है सर। और आप की छवि बहुत ऊंची है, आपको ज़रूरत क्या है, आप मत लीजिए सर। ठीक बात है, क्या बात है, क्या सर। जल्दी जल्दी मैं रैपिड फायर पे आ जाता हूँ। सबसे कठिन केस कौन सा रहा आपके जीवन का? पुलिस का ऐसा भी कोई केस है कि जो कठिन न हो, चाहे आरुषि मर्डर केस हो, चाहे ददुआ ठोक या एनकाउंटर हो, चुनौती और मरने मारने की बातें आ जाती थी। कोई ऐसा अपराधी जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, कोई चुनौती जो माफिया हो जिसे पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती रहा हो? ऐसा भी कोई माफिया जिसको कुछ चुनौती ना, पुलिस का काम ही तलवार की धार पे चलना, चुनौती को फेस करना। बहादुर रौद करके समुंदर पार जाता है, भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। क्या बात है। आज संगठित अपराध खत्म हो गए हैं या पहले संगठित अपराध ज्यादा थे? पहले तो खैर पराकाष्ठा पे थे, शबाब पे थे, ये मान के चलिए 96%। आप क्या करें 96-95 क्यों नहीं, 100% वही जैसे आपका कोविड का संक्रमण था जी, वो समाप्त हो चुका है, लेकिन निर्मूल समाप्त नहीं हुआ है। उसके अंश और जीवाणु और कुछ अवशेष आज भी हैं। तो मान के चलिए कि जहाँ 100 था पहले 10 साल पहले, आज 96% खत्म हो चुका है।
आज की डेट में कोई ऐसा कानून जो बदलना चाहते हो फिर नया कानून लाना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि वो उसकी बहुत ज़रूरत है समाज में? 2 कानूनों की बहुत सख्त ज़रूरत है। नंबर 1, UAPA में जो ऐसे नाजायज़ बांग्लादेशियों रोहिंग्या को ला करके बसाते हैं उनको आजीवन कारावास। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां आज की तारीख में डेमोग्राफिक चेंजेस ला रही हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स क्रिएट कर रही हैं, उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा होनी चाहिए। एक तो मैं ये चाहूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो लोग जिनके पेपर्स नहीं है इंटैक्ट, जिस पे काम चल रहा है, SIR में भी, NRC में भी, CAA में भी, जो देश के नागरिक नहीं हैं, आपने देखा होगा एक आदमी मर गया, उसकी 3 बेटियां हैं, 1 माँ है, बरेली का केस है, 3 बेटियां भी बीवी बन गई और 1 बीवी, और सब पेंशन ले रहे हैं। और किस तरीके से देश के संसाधनों का दोहन हो रहा है। चिन्हित करें, जो अधिकृत है उनको मिले, जो अधिकृत नहीं है उनको बिल्कुल न मिले। दिखाई ये पड़ रहा है, हंस चुकेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। तो आज कौवा जो मोती खा रहा है, कौवों को चिन्हित करके उनको गंतव्य पहुंचा दे। कौवो तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है। तीसरी चीज जी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। तीसरी चीज, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को चिन्हित करके उनके संसाधनों से बिल्कुल बंद कर देना और उनकी नागरिकता समाप्त कर देना। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी लेना आदि सब बंद हो जाना चाहिए। तीसरी चीज जो फॉरेन रेमिटेंस और मनी लॉन्ड्रिंग है जी, इसके ऊपर और का, अब कुछ छोटे मोटे चोरी डकैती नहीं होती है। हजारों करोड़ की बातें होती हैं, जिसके लिए ये जरूरी है कि इस तरीके के कानून आए और जिसके ऊपर की फाइनेंशियल डेप्थ आपकी सुनिश्चित हो सके, देश की अर्थव्यवस्था को जो चौकस कर रहे हैं। और एक और कानून जी, रेडिकलाइजेशन को लेकर के और इस तरीके की घटनाक्रम जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, उनकी सजाएं और कड़ी कर दें। जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं, उनकी सजा और कड़ी करने की ज़रूरत है। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? कोई पछतावा नहीं है। मैं अगर आकर मैं आजाद इतने इनकाउंटर किए सैकड़ों, मेरे आजाद मेरा कोई शत्रु नहीं है। पछतावा तो तब होगा जब आप ये समझे कि मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं। मैंने सब किया। मुझे जो कितना था, अगर ईश्वर को मैं धन्यवाद दूँ, मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस गुनहगार को परमात्मा, जिसका मुझे अधिकार नहीं था, मेरे ऐसे कितने लोग हैं गन्ने के ठेल लगाते, गन्ने के जूस के, चलता नहीं है। भगवान ने मुझे सर्वोच्च पद दिया, DGP का, शिक्षा जगत में सर्वोच्च पद चांसलर का दिया, और तब भी मैं कहूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे कोई पश्चाताप किसी तरह का नहीं है। कभी पछतावा नहीं हुआ? पैसा कमा सकते थे और ज़्यादा। पश्चाताप, आप कहते हैं कि मैंने जो किया, परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दी। पत्नी ऐसी दी जिसने कभी आज तक एक रुमाल नहीं मांगा, साड़ी तो भूल जाइए। बच्चे ऐसे दिए जिनको ये मालूम नहीं था कि थाने और चौकी में क्या फर्क है। सर ठीक है, इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में है, जाते जाते एक टॉपिक छूट रहा है हमारा। सर, मुखबिर कैसे काम करते हैं, या फिर कितना रिस्की है? बड़े बड़े केसेस उनके ज़रिए सुलझाए गए होंगे या सुलझाए जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये मुखबिर वाला सेक्टर? बहुत अच्छा है। और ये संबंध ऐसा होता है कि सीक्रेट सर्विस फंड जो सरकार देती है उससे नहीं चलता है, व्यक्तिगत संपर्क से चलता है। और व्यक्तिगत संपर्क ऐसा कि वो जब आके बैठे तो सिर्फ आंख पे आंख मिला के बात करें, उसके खाने वाने का इंतज़ाम कर दें, इज्जत दें, बाहर तक छोड़ करके आएँ, और वो अपनी जान दे देगा आपके लिए। पंजाब टेररिज्म को लेकर थे तो ब्रिगेडियर साहब अगर रिटायर्ड आते थे, आप इज्जत दे दीजिए, सर कह दीजिए, गाड़ी का दरवाज़ा खोल दीजिए, वो कहते हैं हु इज़ योर टारगेट विक्रम, दिस एंड दिस, ओके आई विल स्पीक टू यू आफ्टर 15 डेज, हो गया काम। लेकिन संबंध निर्भर इज्जत के साथ। मैं तो रिटायर हुए 13 साल हो गए, 40 साल पुराने मुखबिर से बात कराऊँ आपकी, आज भी होती है। संबंध जीवन पर्यंत होता है। यही नहीं कि क्योंकि आपकी रेपुटेशन वहीं से बनती है। ये आदमी खरा सोना है, ये आदमी खोटा सिक्का है। अगर ये खोटा सिक्का हो गया, आप पे कोई ट्रस्ट करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं ट्रस्ट करेगा। जब कहते हैं कि ये आदमी खरा सोना है, जिंदगी में केवल एक बार आप धोखा दे सकते हैं, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, आपकी रेपुटेशन कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और मुखबिर ये होता है, मुखबिर वहां सब पहुंच जाएगा जहां आपका पुलिस बल पहुंच नहीं सकता है। परिवार में घुस करके हथियार की जानकारी, कारतूस की जानकारी, कहां से आता, पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, बच्चों से संबंध कैसे हैं, बाल कहां है, सोना कहां है। एक ट्राई करता, अगर बात उठता है तो सर प्लीज ना आप नाम जानेंगे, नहीं हम बिल्कुल पहचान तो उजागर करेंगे नहीं, लेकिन बात अगर आप करें तो हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें सर पब्लिक डोमेन में रहती नहीं। आप लोग कैसे कितनी कठिनाइयों से काम रिटायर हुए हो रहा है, इससे मेरा संपर्क हुआ था 40 साल पहले। बताइए। 40-50 साल पहले। बताइए। मिल जात देखो,
क्योंकि हमारी तरफ वो भी बूढ़ा हो चुका है। घंटी जा रही है। हेलो, सब क्या है इस बात? बस ठीक हो, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, तो चलो भाई, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। बाल गोपाल ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो बहुत अच्छा, कभी आना तो मुलाकात होगी, हमारा आना तो मुश्किल है। अपनी तबीयत का ख्याल रखो और फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है सर, नोएडा आएंगे तो मुलाकात। बिल्कुल मुलाकात होगी बेटा, अपना ध्यान रखो और कोई ज़रूरत हो तो बताना हमें। हाँ, सर। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है। तभी बनता है आदमी। वनडे क्रिकेट का नहीं, 2020 का ज़माना नहीं है ये मालूम पड़ेगा, जान दे देगा हमारे लिए, कुछ भी हमारी ज़रूरत हो वो करेगा। और आजकल का आदमी, जब आप तो करें, मैरिज इतना नहीं चलती, 40-50 साल तो शादी नहीं चलती है। मुखबिर और पुलिस का क्या संबंध है, समझ रहे हैं? वो कांटेक्ट बनते हैं, आप उसको इज्जत दीजिए, कांटेक्ट, फिर देखिए आसमान के तारे तोड़ के ला के देगी वो। एक मुखबिर के जरिए कितने बड़े बड़े केसेस सुलझ सकते हैं। बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। आप राम मंदिर पे आ जाइए, आप मुखबिर में एक ले आइए जा करके, जो कि थोड़ा सा उनको बारीकी से देख रहा हो, वो सारे आपके धागे खोल करके दे देगा। माल, ये गिरोह में कौन लोग हैं, माल कहाँ से आता था, कहाँ छुपाते थे, किसको देते थे, रिंग लीडर कौन है, कहाँ बैठकें होती थी, हर चीज़ की आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वो तपस्या है, वो भी एक कल्टीवेशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, इज्जत देना है। ये कहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने कितना किया होगा जो मैं करके तुम्हें दूंगा। पैसे से हर तरीके से मदद करते हैं मुखबिरों की आप लोग? हर तरीके से। पैसे से, पैसा तो बड़ी छोटी चीज़ है। बेटे की नौकरी लगनी है, बेटी की शादी टूट रही हो, छोटी मोटी ज़मीन का कोई विवाद हो, आज भी मदद करता हूँ। जितने हमारे मुखबिर हैं, और एक नहीं 50 हैं। ये नहीं कि संबंध खत्म हो गया तो मतलब रिटायर हो गया तो संबंध खत्म हो गया। जायज़ काम मैं हमेशा मदद करूँगा। सर ये वो हीरो हैं जो कभी सामने नहीं आते। आ सकते हैं, सामने आए और मारे गए, समझ रहे हैं आप? लेकिन कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ पहचान कोई नहीं। रिवॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, नेपथ्य। लेकिन काम तो कर रहे हैं। काम तो कर ही रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं जो पुलिस नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम तो यही करेंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ बातचीत करते हैं। और इस बार भी मतलब बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो पब्लिक डोमेन में नहीं रहती है, और मेरे हिसाब से पब्लिक को जानना चाहिए, पता होना चाहिए, जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए कि कितनी मुश्किलों से आप जो लोग अच्छा, कितनी मुश्किल से हम लोगों ने काम किया। जो पुलिस बल है प्रशंसनीय है। और मैं कहता हूँ, मैं तो धन्य हूँ कि यूपी पुलिस में रहा। इसी कमरे में HBO वाले आए थे आरुषि मर्डर केस को कवर करने, 3 एपिसोड किए। उन्होंने भी आप ही की तरह कितने संघर्ष पे आप लोग जाते हैं। अगर दोबारा मौका मिले तो आप तो सोच भी नहीं सकते कि पुलिस में जाए। तो हमने कहा ध्यान से सुनिए, वो HBO पे आज भी है। अगर पुनर्जन्म होता है तो परमात्मा मुझे पुलिस में ही भेजे, IPS में भेजे और यूपी काडर दे। तो मैं धन्य हूँ। तपस्या करने की तनख्वाह जहाँ मिलती है वो है IPS। इबादत करने की जहाँ तनख्वाह मिलती है वो है IPS। सर आप लोग जैसे लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित रहें और आगे भी रहेंगे। नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता है, लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, पैसा कमा रहे, उड़ा रहे, खा रहे, परिवार पाल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चलता कि उनके पीछे कौन खड़ा है। आप जैसे लोग खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। पुनः धन्यवाद और आशीर्वाद कि आपने बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद।